वेलकम टू आवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो मैं हूं तुषार भैया, लेकर आया हूं एक न्यू वीडियो पॉलिटिकल साइंस पर क्लास 10th। देन मैंने ज्योग्राफी क्लियर कर लिया, हिस्ट्री क्लियर कर लिया, तो आई होप कि मैं पॉलिटिकल साइंस भी उसी तरीके से अच्छी तरीके से क्लियर कर पाऊँ। देन इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, जिसके अंदर नाम से ही सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे पावर को शेयर किया जाना है। क्यों किया जाना है, क्यों जरूरत है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं स्टोरी किसकी, बेल्जियम की। देन बेल्जियम एक कंट्री है जो यूरोप में है, एक स्मॉल कंट्री है जहाँ पर कम से कम 1 करोड़ तक ही कोई संख्या रहती है, जहाँ पर एक लिटिल ओवर 1 करोड़ तक लोग रहते हैं। बहुत अलग तरह के यहाँ पर कॉम्पोजिशन है इस कंट्री के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा एथनिक कॉम्पोजिशन है, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स करती है इस कंट्री को। इस कंट्री के अंदर 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन से है, जो डच बोलते हैं। वही 40% पीपल है जो वेलोनिया रीजन से और फ्रेंच बोलते हैं। बाकी जो है वो बेल्जियम रीजन से और जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, जो जरूर याद रखिएगा। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, और 80% वहां पर फ्रेंच बोलते हैं और 20% वहां पर डच बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट्स देख सकते हैं कि अगर अलग अलग लैंग्वेज की मेजॉरिटी रहती है अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीजन पर, तो फिर वहाँ मेजॉरिटी की लॉजिक आ जाती है, और इसी के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ सकते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो बहुत ही अमीर थे और पावरफुल थे। यहीं पर वही डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो बहुत एंग्री थी, क्योंकि जो बेनिफिट डेवलपमेंट है वो उनको इतना खासा मिल नहीं रहा था। उनको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल कुछ खास इतना ज्यादा मिल नहीं रहा था। वही देखते हैं ड्यूरिंग 1950s to 1960s के टाइम पर डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। अब एक कहानी हमने बेल्जियम की पढ़ी, तो अब एक कहानी दूसरी जगह भी पढ़ते हैं, जो है श्रीलंका की, जो साउथ में पड़ता है इंडिया के, जहाँ पर 2 करोड़ पीपल है, जो यहाँ से देखा जाए तो बेल्जियम से ज्यादा हो गया। यहाँ पर भी 2 अलग अलग तरह की कम्युनिटी रह रही है। एक है वो लैंग्वेज बोलने वाली, जो है सिंहला स्पीकर्स थे, वो 74% है। वही तमिल स्पीकर्स जो थे वो 18%। अब यहाँ पर देखा जा रहा है तो सिंहला बोलने वालों की मेजोरिटी मिल रही है, लेकिन ये मेजोरिटिज्म हो भी रहा है। श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है। या तमिल में भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक श्रीलंका तमिल है जो नेटिव है और वो 13% पे है, और वही 5% जो है वो इंडियन तमिल है, जो आए थे प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में जब कॉलोनियल पीरियड था। इसके अंदर सिंहला स्पीकिंग जो है वो बुद्धिस्ट है, और मोस्ट ऑफ द तमिल्स जो है वो हिंदूस और मुस्लिम है। और यहाँ पर 7% जो है क्रिश्चियन है, जो तमिल और सिंहला दोनों बोलते हैं। मेजोरिटिज्म यहाँ श्रीलंका में हो रहा था, जहां दिखा जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है मेजोरिटिज्म पॉलिसी अपना रही है, सिंहला को सुपरमेसी दे रही है, सिंहला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। जो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर पॉलिसीज निकाल रही है, जिससे सिंहला जो एप्लीकेंट है यूनिवर्सिटी वाले लोगों को, वो सिंहला जो है वो ऐसे स्पीकर जो है, ऐसे कम्युनिटीज जो है वो पोजीशन पा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती है, यूनिवर्सिटी में उनको पोजीशंस मिल रही है। ये डिसीजन जो है कुछ खास अच्छा हुआ नहीं। ये जो डिसीजन है ऑब्वियसली बात है दूसरी कम्युनिटी को पसंद नहीं आएगी, जो यहाँ मेजॉरिटी में नहीं है, जो थे तमिल्स। तो तमिल्स लोगों ने यहाँ पर फाइनली क्या कर दिया, कुछ पार्टीज को लॉन्च किया और स्ट्रगल करने लगे कि भाई तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, इक्वलिटी दी जाए अपॉर्चुनिटी के अंदर। अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एजुकेशन और जॉब में उन्होंने इक्वालिटी मांगी और सिक्योरिटी मांगी, जो कुछ गलत खासा था नहीं। 1980s के टाइम पर कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आए और उन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल इलम करके, इलम मींस स्टेट, नॉर्थन और ईस्टर्न जो थे वहां पर श्रीलंका का नॉर्थन और ईस्टर्न जो श्रीलंका है उस पार्ट को एक अपने आप में एक फ्री करने की कोशिश करने लगे। बाद में देखा गया तो यहाँ एक सिविल वॉर। अब वापस आते हैं हम बेल्जियम पे, जहां बेल्जियम और यहाँ श्रीलंका दोनों के अंदर ही एक सेम प्रॉब्लम दिख रही थी, वो थी लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो आपको इंडिया में भी दिखाई दे रहा है। आजकल लोग मराठी, हिंदी, तमिल इसके लिए काफी लड़ रहे हैं। तो यहाँ बेल्जियम के बारे में वापस बात की जाती है, तो बेल्जियम ने इसकी सॉल्यूशंस निकाली थी। 1970 और 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव आए जो 4 बार हुए थे, और यहाँ पर फाइनली उन्होंने सबको बराबर का और एक साथ मिलकर काम करने का सोचा।
वही बेल्जियम का एक मॉडल था जिसके कुछ एलिमेंट्स थे, जिसमें उसने क्या किया, डच और फ्रेंच स्पीकिंग के जो मिनिस्टर्स उनको इक्वल नंबर्स में रखा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इन दोनों के नंबर सेम रखे गए, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले दोनों की काउंटिंग सेम रखी गई। बहुत सी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को, और स्टेट गवर्नमेंट में भी दोनों ही रीजन्स को सेम मेजोरिटी दी गई, या आप कह सकते हो कि सेम उनको शेयरिंग दी गई। इसके बाद आता है ब्रुसेल्स की बात करता है, जो कैपिटल था, उनको सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया, जिसमें दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। आगे देखा जाता है तो कुछ प्रोविजंस दिए गए, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करते थे उन लोगों को जो एक लैंग्वेज कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने पावर दिया गया था कि वो कल्चर, एजुकेशन और रिलीजन जो रिलेटेड इशू है उनको सॉल्व कर सके। तो पावर शेयरिंग इतना जरूरी क्यों है? पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि सब लोग मिलकर काम कर सके और किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जैसे कि सिविल वॉर, जैसे कि आपको देखा गया, जिस तरह की सिविल वॉर आपको देखने को मिला श्रीलंका में, ऐसा ना हो। ठीक है, क्योंकि एक स्पिरिट होती है, जो पावर शेयरिंग होती है वो एक आत्मा होती है, स्पिरिट होती है किसकी? एक डेमोक्रेसी की। और डेमोक्रेसी जो है वो यही सिखाता है कि पावर को शेयर करते रहना चाहिए और एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। वही पावर शेयरिंग के कुछ फॉर्म्स थे। तो फॉर्म्स में एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके अंदर सब हॉरिजॉन्टली होता है, जिसमें कोई किसी के ऊपर नहीं होता, सबकी पावर एक जैसी होती है, जिसमें आपको मिलता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों का काम होता है, तीनों मिलकर काम करता है, कोई किसी से ऊपर नहीं होता है। जो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा इंडिया। और दूसरा आता है फेडरल गवर्नमेंट, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके अंदर पावर जो होती है वर्टिकली होती है, एक पावर होती है उससे ऊपर पावर ऊपर आ जाती है। देन मींस यहाँ जनरल गवर्नमेंट होता है जो इंटायर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पर गवर्नमेंट है जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल के मामले में काम करती है। एक स्टेट देख लो, उसके ऊपर सेंट्रल देख लो, ये आपको दिख जाएगा यूएसए के अंदर। पावर जो है वह सोशल ग्रुप्स के अंदर दी गई है, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे कि बेल्जियम में हुआ था। वो कल्चर को, रिलीजन को, इस सब चीजों को सही तरीके से देखते हैं ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई इश्यू क्रिएट ना हो। पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट में जरूरी होती है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट कंट्रोल किए जा सके, किसी भी तरीके से कोई भी दंगे ना हो पाए। जहां बेल्जियम में सूझबूझ लगाकर मिलकर काम कर इतने सारे रीजन और इतने सारे लैंग्वेज की तरफ से एक बैकग्राउंड जो उनका ब्रिगिंग अलग है, उसके बावजूद भी उन्होंने मिलकर काम किया और फाइनली कोई सिविल वॉर होने नहीं दिया और सब कुछ ठीक से संभाला। वही श्रीलंका ने कुछ उल्टा ही कर दिया और उन्होंने फाइनली मेजोरिटिज्म वाले पॉलिसी को लाकर एक सिविल वॉर ला खड़ा किया। तो इसके साथ हो जाता है वीडियो खत्म। तो आई होप मैंने पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा। देन इसी के साथ अब आपका काम शुरू होता है। देन कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड वहां सब्सक्राइब का बटन है जिसे दबा दीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि जो न्यू वीडियो मिलेगा आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।